नमस्कार एंड वेलकम टू आरसीआई। हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी कॉमर्स लेक्चरर की वैकेंसीज़ के बारे। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी पीजीटी की वैकेंसीज़ निकाली, जिसके अंदर यूपी पीजीटी कॉमर्स की भी वैकेंसीज़ मौजूद हैं। और देखा जाए कंपैरेटिवली तो यूपी पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है। अब वैकेंसीज़ कम हैं तो इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सिलेबस के अंदर से दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने जो पार्ट ए लिखा हुआ है सिलेबस का, इसके अंदर अकाउंट्स यानी कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग उसके बारे में बातें हैं। लेकिन आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले उसमें हम लोग यहाँ पे अपने टैक्स पोर्शन से लेके शुरुआत करेंगे। तो देखिए ध्यान से, टैक्स पोर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है उनको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है कर लेखांकन यानी कि टैक्स अकाउंटिंग। इसके अंदर आपकी जो वेरियस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करी जाती है, भाई इनकम क्या है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके साथ ही आपका जो है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, किसे मानेंगे, कैसे क्या है, इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद कहते हैं कि भी यहाँ पे करदाता कौन है, करदाता टैक्स पेयर कौन हो सकता है। उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर यानी कि गत वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे असेसमेंट ईयर या यूँ कहा जाए कि भी कर निर्धारण वर्ष। फिर कोई भी पर्सन है जो टैक्स पेयर होता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसका निवास स्थान, उसके बारे में जो रूल्स हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस एस्टैब्लिश या सेट होने के बाद हम देखते हैं कि भी कोई भी व्यक्ति है तो उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कैसे फाइंड आउट करी जाती है, ठीक है, और किसकी कितनी टैक्स लायबिलिटीज़ बनती हैं। तो हम यहाँ पे इस क्लास को लेकर या बात करी जाए तो हम टैक्स के पोर्शन को कम से कम 3-4 क्लासेस के अंदर कवर कर देंगे। और आज सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं वेरियस जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस को शुरू करने से पहले प्यारे दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भी इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स है तो उसकी हिस्ट्री क्या रही है। उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भी इनकम टैक्स इंडिया के अंदर जो है कि भी इनेक्ट कब करा गया था, किसने ये इनेक्ट करा था, किसने लागू करा था और क्यों लागू करा था, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप सभी को पता है आपका यूपी बहुत ही महान है। क्यों? क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत ही यूपी से हुई थी। और उस क्रांति के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमारे इंडियन सोल्जर्स ने, हमारे भारतीय लोगों ने बहुत ही हानि पहुंचाई थी। एक तगड़ा लॉस यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखने को मिला था। इसकी पूर्ति करने के लिए तो उस वक्त के जो एक ब्रिटिश ऑफिसर थे सर जेम्स विल्सन, ठीक है, कौन थे? सर जेम्स विल्सन। उन्होंने 1860 के अंदर इंडियंस पर एक कर लगा दिया, एक टैक्स लगा दिया और उसको कहा गया आय कर यानी कि इनकम टैक्स, जो कि पर्सन की इनकम पे डायरेक्टली लगाया जाता था, ठीक है। अब देखा जाए तो इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने बाद में 1886 में एक एक्ट जो है ना वो पास करा गया और इनकम टैक्स को भारत के अंदर बिल्कुल स्थायी रूप दे दिया। यानी कि शुरुआत में लगाया गया था सिर्फ़ और सिर्फ जो लॉसेस 1857 के हुए हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर देखा जाए क्वेश्चन आ जाए कि भी भारत में जो है इनकम टैक्स कब लागू करा गया था, तो भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स 1860 के अंदर एक्ट लागू करा गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में इनकम टैक्स को स्थायी रूप कब दिया गया था, तो तब आंसर हमारे यहाँ पे 1886 रहने वाला है। समझ में आई बात? तो अब चलिए 1886 के एक्ट लागू होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली। बोले प्रॉब्लम कैसे सर? तो देखिए, जब अधिनियम बना दिया गया तो उसमें समय समय पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत भी पड़ी होगी, ठीक है। तो ध्यान दें 1886 जो हमारे पास इनकम टैक्स था, जब स्थायी रूप इसको दिया गया था, उसके बाद टाइम टू टाइम इसके अंदर काफ़ी सारे संशोधन या यूँ कहा जाए कि भी अमेंडमेंट्स होती रही। अब उन अमेंडमेंट्स के बाद 1918 तक ये जो हमारे पास है कि भी 1886 एक्ट लागू रहा। फिर 1980 के अंदर दूसरे वाला, यानी कि पहला हमारे पास कब लागू किया गया था, 1886 में, और जो दूसरा हमारे पास है वो कब,
1918 तक। फिर तीसरा हमारे पास यानी कि एक्ट को बदला जाने लगा। फिर यहाँ पे 1922 के अंदर हमारे पास जो तीसरा इनकम टैक्स एक्ट जो है ना वो लागू करा गया। अब 1920 का जो एक्ट था ना ये काफ़ी भारी भरकम बना दिया और देखा गया तो धीरे धीरे इसको है ना समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो गया, यानी कि काफ़ी जटिल हो गया, काफ़ी इसके अंदर जो है कि पेच फंसने लगे। तो उसको भी फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बदलने की तैयारी कर दी, लेकिन बदले कैसे? तो जब तक इसको बदलते तब तक तो इंडिया आज़ाद हो गया था। तो फिर भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या करा, सितंबर के अंदर 1961 में एक नया बिल संसद में पारित कराया और उसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 नाम दिया गया, जिसको भारत में लागू करा गया कब? 1 अप्रैल 1962 से संपूर्ण भारत में। ध्यान दें, संपूर्ण भारत का मतलब यहाँ पे उस वक्त का जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल है। ये इनकम टैक्स ऐसा एक्ट था जिसको यहाँ पे कंप्लीट इंडिया के अंदर शुरुआत से ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दें इसी तो ध्यान दें अब तक जो भी डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे करा है इसमें से कई क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भारत में इनकम टैक्स लागू कब किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए वहाँ पे 1860। फिर कहा जाए कि भारत में आयकर अधिनियम को या आयकर को स्थायी रूप कब दिया गया, तो 1886 के अंदर भारत में यानी कि 1886 में जो इनकम टैक्स है उसको भारत में स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया था। फिर यहाँ पे बात करी जाए कि भारत में अब तक कितने वो जो है इनकम टैक्स एक्ट लागू करे गए हैं, तो ध्यान दें सबसे पहला हमारे पास जो है कि भी जो आ जाता है हमारे पास इसके अंदर ध्यान दें 1886 के अंदर, फिर यहाँ पे 1918 के अंदर, फिर यहाँ पे 1920 के अंदर और उसके बाद फिर सीधा हमारे पास 1961 में, यानी कि 1 2 3 4 4 अगर इसको भी कंसिडर करें तो यहाँ पे 5 हो जाता है। लेकिन ध्यान दो कि भी इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये परमानेंट उस वक्त तक नहीं था। परमानेंटली एक्ट में बदलने के बाद भारत के अंदर इनकम टैक्स एक्ट को कितनी बार बदला गया? कहते हैं यहाँ पे 4 बार बदला गया। ठीक है, और उसके बाद अभी जो हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट चला हुआ है वो 1961 ही चला हुआ है, जिसको संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया था। ध्यान दें यहाँ से सीधा एमसीक्यू यहाँ पे तैयार कर सकता है वो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की जितनी भी बातें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट लागू तो हो गया, लेकिन इसके बाद इसके रिगार्डिंग कुछ इनकम टैक्स रूल्स यहाँ पे लागू गए। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, या यूँ कहा जाए मैंने बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स रूल्स बनाता कौन है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है CBDT। अब CBDT की बात करी जाए तो CBDT आखिरकार है क्या? तो इसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक बोर्ड है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत काम करता है, या यूँ कहा जाए कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि इनकम टैक्स को कैसे चलाना है, कैसे एक्टिवेट करना है, उसके रिगार्डिंग कोई रूल्स क्रिएट करने हैं तो वो कैसे सब होगा। तो इस सब को देखने का काम जो है वो CBDT करता है, जिसको हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहा जाता है। अब देखिए, आयकर अधिनियम का अगर यहाँ पे उचित प्रबंध यानी कि नेसेसरी या जो कहा जाए कि एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करने के लिए CBDT टाइम टू टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करता है और उनको यहाँ पे लागू करवाता है। और इन सभी रूल्स को यहाँ पर सामूहिक यानी कि ग्रुप फॉर्मेट में कहा जाए तो आयकर नियम कहा जाता है। होपफुली कि आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ से MCQ कैसा उठेगा? तो कहते हैं आपसे पूछ लेगा कि CBDT का काम क्या है, व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शंस ऑफ CBDT। तो यू हैव टू आंसर दैट। CBDT का मेन फंक्शंस है इनकम टैक्स रूल को क्रिएट करना और इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इनेक्ट करना और प्रॉपर तरीके से कोई भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार रहना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है फाइनेंस एक्ट।
अब ये किस चिड़िया का नाम है? तो डियर स्टूडेंट्स, फाइनेंस एक्ट कोई नई चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो आपने हर साल देखा होगा कि भी हमारे इंडिया के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट पास करती है, यानी कहा जाए बजट पेश करती है। और ये बजट पेश किसके द्वारा करा जाता है? हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हर साल एक बजट हमारी पार्लियामेंट के अंदर यानी कि हमारी संसद में पेश करते हैं। और उसी बजट के साथ एक यूँ कहा जाए कि भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम फिर फाइनेंस डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। यहाँ पे इसको लिखा हुआ है वित्त प्रपत्र। ठीक है भाई, एक वित्त पत्र यहाँ पे लागू किया जाता है। और ध्यान दें, इस वित्त पत्र को यहाँ पे फाइनेंस बिल के नाम से जाना जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे संसद में यानी कि पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया जाता है बहुमत से, तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है। और राष्ट्रपति जी अगर इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको क्लियरेंस दे देते हैं, या यूँ कहा जाए कि अपनी स्वीकृति दे देते हैं, तो यही फाइनेंस जो बिल है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइनेंस एक्ट में। बोले सर, ये फाइनेंस एक्ट तो बता दिया कि भी कैसे बनता है, लेकिन इसमें बेसिक चीज़ क्या है कि बनाया क्यों जाता है? तो देखिए डियर, हमको पता है कि हमारे इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स की रेट्स हैं ना, वो कहाँ पे तय होती है? बोले इसी फाइनेंस एक्ट के अंदर बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर ईयर में हमारे पास कौन सी रेट लगाई जाएंगी, किस तरीके की रेट लगाई जाएंगी, यानी कि भी 10%, 30%, 40%, कितना टैक्स यहाँ पे लगाया जाना है, कितने इनकम को हम यहाँ पे टैक्स फ्री छोड़ेंगे, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोविजंस यहाँ पे होते हैं, कुछ यूँ कहा जाए डेफिनेशंस, कुछ क्लियरेंसेस यहाँ पे दिया जाता है, वो भी इसी के अंदर मेंशन होता है। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कि आयकर नियम जो है वो सीबीडीटी क्रिएट करता है। और उसके साथ साथ जो फाइनेंस एक्ट है, यानी कि उसकी इंटरेस्ट रेट जो उसकी टैक्स रेट्स होती हैं, वो कौन तय करेगा? यहाँ पे उसको तय करने की जिम्मेदारी आ जाती है सीधा किसके ऊपर? हमारे फाइनेंस एक्ट के ऊपर, जो कि कौन पास करता है? हमारी पार्लियामेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि हमारे पास जो इनकम टैक्स है उसकी कुछ फीचर्स होती हैं। तो ध्यान दें, कोई भी चीज़ है, कोई एक्ट लगा लीजिए, कोई पर्सन लगा लीजिए, तो उसकी अपनी कुछ ना कुछ फीचर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट होती हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बताया गया है कि जो इनकम टैक्स है ना, वो क्या है? वो एक सेंट्रल टैक्स है। सेंट्रल टैक्स का मतलब यहाँ पे जो भी टैक्स लगाया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही ये इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। भाई ये दूसरी विशेषता इसकी आ जाती है, भाई जो भी हमारे पास इनकम टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स है। बोले सर इसको डायरेक्ट टैक्स किस बात पे बोला गया? तो ध्यान दे, पर्सन ए है, पर्सन ए ने इनकम कमाई और उसके इनकम पे लग गया टैक्स। अब ध्यान से समझे इस बात को, टैक्स है वो किसने दिया? बोले ए ने। तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे असल में टैक्स लायबिलिटी उसी पर्सन की बनती हैं जिस पर्सन ने इनकम कमाई और उसी की इनकम पे वो टैक्स चुकाया जाता है। इन शॉर्ट, जिसने भी टैक्स पे करा उसकी लास्ट लायबिलिटी उस पेयर की ही बनती है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहता है नेक्स्ट पॉइंट पे कि जो हमारे पास टैक्स लगता है वो लगता है टैक्सेबल इनकम पे। बोले सर ये टैक्सेबल इनकम क्या होती है? तो देखिए, कोई भी पर्सन है वो कोई भी इनकम कमाता है, उसमें से हमारा फाइनेंस एक्ट जिसके बारे में पहले जिक्र हुआ है उसमें बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ज़ीरो से एक पर्टिकुलर लेवल तक की इनकम कमाता है, सपोज करें कि भी अभी इंडिया के अंदर कहता है शुरुआत के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट, अगर कोई पर्सन साल भर में कुल 2.5 लाख रुपए ही कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो टैक्स फ्री इनकम है वो है 2.5 लाख रुपए। अब टोटल इनकम में से ये जो टैक्स फ्री लिमिट है इसको अगर घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा ना वो टैक्सेबल इनकम रहेगी। इन शॉर्ट, अगर एक पर्सन है उसने यहाँ पे 10 लाख रुपए कमाए, कितने कमाए? 10 लाख रुपए। अब उसमें से ध्यान दें, 10 लाख रुपए कमाए हैं उसने, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 2,50,000 रुपये को माइनस कर देंगे तो बचा कितना? तो सर जी यहाँ पे 7,50,000 रुपये बचे।
तो ये 7,50,000 रुपये क्या है, ये टैक्सेबल इनकम है। ये ध्यान रखें इस बात को, दिस इज़ द टैक्सेबल इनकम। बोले ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जो टैक्स रेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो टैक्स रेट्स हैं ना वो प्रोग्रेसिव फॉर्मेट में लगाई जाती हैं। बोले क्या, बोले अगर इनकम आपकी ज़ीरो है तो आपको यहाँ पे 0% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको यहाँ पे 0% टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ आपके जो टैक्स रेट्स है ना वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, इनिशियली अगर देखा जाए शुरुआत में हमारे इंडिया के अंदर जो टैक्स रेट्स हुआ करती थी वो यहाँ पे सिंपली शुरुआत में 10, फिर 20 और फिर 30%, यानी कि मैक्सिमम टैक्स रेट हमारे पास कितनी 30% हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से हम यहाँ पे देखा गया है कि हमारे जो टैक्स स्लैब्स हैं ना वो क्या है, वो इनिशियली 5%, फिर यहाँ पे सीधा 20% और फिर हमारे पास 30%। क्लियर है? तो ये जो चीज़ है बोले प्रोग्रेसिव, यानी कि इनकम के जैसे ही बढ़ती है उसी के साथ साथ आपके टैक्स रेट जो है ना वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। इसी को कहा गया है कि प्रोग्रेसिव टैक्स रेट्स यहाँ पे लगाई जाती हैं, ली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ फीचर यहाँ पे आ जाती है वो है कर का क्षेत्र। बोले जो टैक्स लायबिलिटी कर का क्षेत्र, बोले कर के क्षेत्र से मतलब क्या है सर? तो देखिए, इंडिया के अंदर या भारत के अंदर जो टैक्स पेयर है ना वो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। बोले पर्सन का मतलब यहाँ पे टैक्स पेयर कोई फर्म हो सकती है, कोई HUF हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, या फिर व्यक्तियों का समुदाय, सहकारी समिति, ट्रस्ट आदि कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भी इनकम टैक्स देने के लिए लायबल किस किस को किया जाएगा। अब जितनी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे जुड़ती जाएंगी उसका क्षेत्र वही होता चला जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ लिविंग बींग्स पे यानी कि ह्यूमंस पे ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस पे भी टैक्स लगाया जाता है। वो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद कर मुक्त सीमा, बोले ये क्या चीज़ है? तो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कर मुक्त सीमा के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करी थी। यहाँ पर कर मुक्त सीमा तो कहता है कि भी हर वर्ष जो वित्त अधिनियम, मैंने बोला फाइनेंस एक्ट, वहाँ पे बताया था, यहाँ पे बता रहा हूँ, फाइनेंस एक्ट के अंदर हर साल क्या करते हैं, एक टैक्स फ्री लिमिट यहाँ पे बनाते हैं। भाई अगर मान लो, देखिए ध्यान से, ये टैक्स फ्री जो इनकम है वो बनानी ज़रूरी क्यों है? देखिए, इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अब वो बेचारे 2 से 2.5 लाख रुपए तक साल के कमाते हैं, लेकिन अगर उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ गया तो उनके पास खर्च करने के लिए जो इनकम है वो काफ़ी कम बचेगी और वो अपने जीवन यापन करने में भी अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो इस वजह से क्या करा, लोअर मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए यहाँ पे टैक्स फ्री इनकम बनाई गई कि भी अगर यहाँ पे एक पर्सन 2.5 लाख रुपए तक साल के कमाता है तो उसको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं करना है। तो दिस इज़ द टैक्स फ्री लिमिट ऑफ द इनकम। तो यहाँ पे अगली जो फीचर आ जाती है वो है प्रशासन। देखिए, फीचर्स के अंदर प्रशासन तो थोड़ा सा अटपटा आप लोगों को लगेगा, लेकिन ध्यान से रखिए, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो, कोई भी कुछ लगा लो, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी उसकी फीचर्स में आता है। यहाँ पे पता करना होता है कि भी असल में उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका प्रशासन, उसका जो वर्क सिस्टम है वो चला कौन रहा है, तो ये भी उसकी फीचर्स में आ जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो हमारी CBDT है ना, डायरेक्टली वो ही हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे इनकम टैक्स एक्ट का कंप्लीट कंट्रोल रखता है। ठीक है, और यूँ कहा जाए कि जो भी प्रशासन होता है वो CBDT के थ्रू ही चलाया जाता है। ठीक है, अब सीधा सीधा आ जाएगा, हु इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द इनकम टैक्स। तो ध्यान दे, इसका एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो के CBDT होगा। CBDT इज़ द अथॉरिटी दैट इज़ अथोराइज टू ऑपरेट द ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट पे जो अगली फीचर आ जाती है वो आयकर की राशि का जो बंटवारा करा जाता है। देखिए हमारे इंडिया के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक स्टेट सर और एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दोनों के अंदर जो भी टैक्स कलेक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, उसका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए अब ओवरऑल एक स्टेट में कोई बिजनेस हुआ या एक स्टेट का कोई पर्सन उसने इनकम कमाई, उसकी इनकम पे टैक्स कलेक्ट कर लिया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करा है तो वो उस टोटल टैक्स में से उस स्टेट को भी कुछ यहाँ पे अमाउंट देगी, ठीक है, क्योंकि स्टेट खुद से ऑटोनोमस में काम करती हैं। स्टेट्स को भी कुछ राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं कि भी वो अपने एरिया के अंदर, वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, वो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के काम कर सके थे। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने खुद के भी कुछ टैक्सेस अप्लाई करती है और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो इनकम टैक्स कलेक्ट करा जाता है तो उसमें से भी अपना हिस्सा लेती है। तो ओवरऑल यहाँ पे इनकम टैक्स की ये फीचर आ जाती है कि जो भी टैक्स कलेक्शन होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों अपना अपना हिस्सा रखते हैं। फिर लास्ट नंबर 10 पे आ जाता है हमारे पास सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है। देखिए ध्यान से, कोई भी किसी भी देश की सरकार है तो उसके लिए इनकम का कोई ना कोई सोर्स होता है और देश के लिए आय का सोर्स या तो सरकार अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर या खुद की कंपनीज़ को खड़ा करे, जैसे कि भी अभी इंडिया के अंदर BSNL है, MTNL है, हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है, तो इस तरीके से खुद की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करे और उससे पैसा कमाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू पैसा नहीं कमा रही है, अपनी खुद की बिजनेस एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है, तो वहाँ पे इनकम का सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं। तो वो खर्च कहाँ से पूरा करेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। तो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स क्या बन गया, बोले इनकम टैक्स। समझ में आई। नेक्स्ट हमारे पास कहता है जो अगली फीचर है वो कहता है देश के कल्याण के लिए। अब देखो भाई, जो भी पैसा यहाँ पे कलेक्ट हुआ उस पैसे को क्या सरकार अपने घर पे लेके जाएगी, जी नहीं। उस पैसे को सरकार वापस देश पे ही खर्च करेगी, कहीं सब्सिडी देगी, कहीं रोड ट्रांसपोर्ट को बेहतर करेगी, कहीं टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को इंसेंटिव्स देगी, कहीं यहाँ पे और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करेगी, लोगों की सहूलियत को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगी। तो ओवरऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, जिनके अंदर हमने यहाँ पे देखा कि हमारा इनकम टैक्स जो है ना उसके अंदर काम कैसे होता है, उसकी क्या क्या फीचर्स यहाँ पे हैं। होपफुली कि आपको ये भी बातें क्लियर होगी। सर यहाँ से MCQ कैसे आएगा, तो उसके बारे में तो आपसे सीधा सीधा MCQ पूछ जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ द इनकम टैक्स या विच इज़ द फीचर ऑफ इनकम टैक्स। तो आपने यहाँ पे MCQ दिया जाएगा जिसके अंदर कहा जाएगा कि बताइए कौन सी यहाँ पे इसकी विशेषताएं हैं, कौन सी नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। और आगे चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास आती है, हमने देखा जब हमने बात करी थी स्कोप एरिया के बारे में कि हमारा इनकम टैक्स किन किन पे लागू होता है, तो उसमें हमने देखा था एक पर्सन, एक व्यक्ति। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे व्यक्ति का मतलब जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 है, इसके अकॉर्डिंग व्यक्ति में किन किन को शामिल करा जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट 1 है वो कहा गया एक व्यक्ति। एक व्यक्ति का मतलब हम और आप जैसे जिंदा, यानी कि लिविंग बीइंग। इसके अलावा अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसको भी एक आर्टिफिशियल पर्सन तो माना गया ना, ठीक है। और नंबर 3 कंपनी, वो भी एक आर्टिफिशियल कंपनी है क्योंकि इसको भी लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन ही माना गया है। और फिर फर्म है, व्यक्तियों का संघ है या व्यक्तियों का समूह है। और स्थानीय सत्ता की बात करी जाए या फिर इसके अलावा कोई ऐसा कृत्रिम या अप्राकृतिक व्यक्ति जिसको न्यायालय द्वारा या कानून के द्वारा उपरोक्त में शामिल नहीं करागा, लेकिन एक व्यक्ति माना गया है। कौन सा व्यक्ति, आर्टिफिशियल व्यक्ति। क्लियर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आ जाता है। अब कहते हैं व्याख्या, ये जो व्यक्ति है उसमें क्या है। तो देखिए, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह या स्थानीय सत्ता या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, यह सभी व्यक्ति समझे जाते हैं, ठीक है। चाहे वो व्यक्ति समूह, सत्ता या न्यायिक व्यक्ति आय अथवा लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए हैं, स्थापित अथवा समाविष्ट किए गए हैं या
नहीं। इसका मतलब है कि भी व्यक्ति के अंदर इन सभी को शामिल है, भले ही ये लाभ कमाने के ऑब्जेक्टिव से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। इन सभी को एक व्यक्ति की कैटेगरी में शामिल किया गया है। एमसीक्यू कैसा आएगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि भी व्यक्ति में शामिल किया जाता है इसे 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 4 ऑप्शन में से 3 इनमें से कुछ डाल देगा और चौथा कोई एक अलग से कुछ भी डाल देगा। तब उस सिचुएशन में जो व्यक्तियों में शामिल नहीं होगा आपने उसको टिक करना है, और जो व्यक्तियों में शामिल है, अगर मान लीजिए कि भी 3 कुछ और ऑप्शन दे दिए और एक ऑप्शन इनमें से कोई एक है, तो यहाँ पे वही आंसर रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कि आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट में कहता है कि भी हमने यहाँ पे व्यक्ति से रिलेटेड कुछ बातों को ध्यान में रखना है। बोले क्या क्या? जो सिंपल व्यक्ति है वो तो एक जिंदा व्यक्ति है, उसको एक स्वाभाविक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई पुरुष हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, या फिर उनका कोई अवयस्क बेटा या बेटी जो भी है वो। HUF का ताल्लुकात या HUF का मतलब होता है कि भी वो सभी व्यक्ति जिनका पूर्वज है ना, कोई एक ही व्यक्ति है या एक ही पूर्वज के वंशज है वो, और इसके अतिरिक्त उसके अंदर उनके फैमिली के अंदर जो भी पर्सन हो, उनकी पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र और पुत्रियां भी इसके अंदर शामिल होती हैं। पुत्र क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 स्कूल्स हैं, आपको पता ही होगा 2 स्कूल्स हैं, एक हमारे पास मिताक्षरा और एक दाया भाग। उन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है, मिताक्षरा के अकॉर्डिंग एक पुरुष को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पर्सन जन्मजात माना जाता है, जबकि एक महिला को किसी भी घर में उसको तभी तक मेंबर रखेंगे जब तक वो अविवाहित है। विवाहित होने के बाद वो किसी की पत्नी के रूप में किसी दूसरे घर में क्या हो जाएगी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की मेंबर बन जाएगी। तो इसीलिए अविवाहित पुत्रियों को यहाँ पे सेपरेटली रखा गया है। ऑप्शन में आ जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसे शामिल करेंगे? वहाँ पे हो सकता है आपको पत्नी, वहाँ पे हो सकता है कि भी आपका ऑप्शन दे दे तो आपने उसमें चूज करना है। और यूँ आ जाए क्वेश्चन कि भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसको शामिल नहीं करेंगे, वहाँ पे कर्ता हो सकता है तो उसको शामिल करेंगे। वहाँ पे कर्ता की पत्नी लिख देगा, वहाँ पे कर्ता का बेटा लिख देगा और साथ में लिख देगा विवाहित पुत्री। तो विवाहित पुत्री तो इसमें शामिल नहीं करी जाएगी ना, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। फिर बात करता है नेक्स्ट, फर्म से मतलब क्या है? फर्म से तात्पर्य साझेदारी टर्म से है, साझेदारी फर्म। ठीक है, पार्टनर ए प्लस पार्टनर बी मिलके कोई साझेदारी कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है, और इसके ऊपर फर्म एक्ट लागू होता है, ध्यान दें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्म से मतलब है कि एक साझेदारी फर्म से। अब व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का समूह क्या है? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, व्यक्तियों का संघ। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव के साथ या एक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति करने के लिए कुछ लोग अपनी मर्जी से एक समूह बना लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि भी क्या कहलाता है? व्यक्तियों का संघ। और यहाँ पे है ना भाई, वो बिना किसी प्रयोजन के एकत्रित होते हैं, यानी कि उनका जो बात करते हैं कोई सेल्फ मोटिव नहीं होता, तो वो किसी न किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो लोग सब इकट्ठे हुए होते हैं। और दूसरा, व्यक्तियों के समूह की बात करी जाए तो सदस्य केवल स्वाभाविक यानी कि जीवित व्यक्ति हो सकते हैं, और जबकि व्यक्तियों के संघ के सदस्य स्वाभाविक और कृत्रिम व्यक्ति जैसे दोनों हो सकते हैं। बोले मतलब सर? तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो व्यक्ति की डेफिनेशन में क्या क्या? एक फर्म भी हो सकती है, एक कंपनी भी हो सकती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट वगैरह वो भी इसके अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है। तो उन सभी को यहाँ पे व्यक्ति की कैटेगरी में डाला गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको व्यक्तियों का संघ बोला गया। और जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स की बात करी जा रही है तो उनको यहाँ पे व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है। क्लियर? उसके बाद कहते हैं स्थानीय सत्ता का क्या मतलब है? स्थानीय सत्ता का मतलब भाई आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नगर पालिका, महापौर नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत, ग्राम समिति वगैरह वगैरह, ये सब इसके अंदर शामिल करा जाता है, इनको स्थानीय सत्ता बोला जाता है। फिर बात करते हैं कृत्रिम व्यक्ति
एक प्राकृतिक के स्वाभाविक व्यक्ति नहीं होते। इन्हें सिर्फ कानून के द्वारा एक व्यक्ति होने का दर्जा दिया जाता है। बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बाकी आप देख लें। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें यहाँ पे सर जी, कुछ लिविंग बींग्स को तो व्यक्ति माना जाता है, लेकिन कृत्रिम के अंदर क्या क्या आता है? तो देखिए भाई, कृत्रिम व्यक्ति के अंदर भाई कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा। क्या है? टाटा एक कृत्रिम व्यक्ति है, ठीक है। रिलायंस क्या है? वो कृत्रिम व्यक्ति है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कोई देवी देवताओं की मूर्ति होता है तो उनको भी यहाँ पे कृत्रिम व्यक्ति की कैटेगरी में डाला जाता है। समझ में आई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्यों डाला, मैंने जानबूझ के इसको यहाँ पे कंसिडर करा, क्योंकि हो सकता है कि भी आपसे पूछ लिया जाए कि भी निम्न में से कौन व्यक्ति है, निम्न में से कौन व्यक्ति है। अब भले ही कृत्रिम हो, भले ही प्राकृतिक हो, ये सभी व्यक्ति तो है ना। तो वहाँ पे आप कहीं आंसर में डाल दे वो कि भी हमने यहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति को लेके चल रहा है, तो कन्फ्यूजन में मत आइएगा। जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ वगैरह है तो उनको भी एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, ठीक है। और इसी बिहाफ पे तो यहाँ पे मंदिर की जो ट्रस्ट वगैरह होती है तो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि वहाँ पे टैक्स है ना सीधा सीधा इन पे लगाया जाता है। किन पे लगाया जाता है? उन व्यक्तियों पे। जो कौन से व्यक्ति हैं? बोले कृत्रिम व्यक्ति। जैसे कि भी तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करी जाए तो वहाँ पे टैक्स तिरुपति बालाजी पे लगता है, क्लियर, किसी पुजारी पे नहीं लगता। जो टैक्स लायबिलिटी है वो उनकी क्रिएट हो जाती है। बोले क्या सर मंदिर वगैरह टैक्स पे करते हैं? जी हाँ, उनको प्रॉपर वे में टैक्स नहीं पे करना पड़ता, लेकिन उनसे जो भी अमाउंट है ना वो उनके नाम से यहाँ पे कलेक्ट करा जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं। बोले जी करदाता, करदाता की बात करते हैं। यहाँ पे करदाता कौन होता है? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग करदाता से क्या मतलब है? तो भाई एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई राशि देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या कोई दो राशि उसने देनी है, उसने कोई ब्याज देना है, या कोई भी चीज़ हमारे पास उसने कोई आय प्राप्त करी है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स देना है, या फिर आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 7 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति से जो इस अधिनियम के तहत अथवा कोई अन्य राशि देने के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें कौन कौन शामिल है तो ध्यान से रखिए। सबसे पहला कि हमारे पास यहाँ पे जो बात कर दी है, प्रत्येक व्यक्ति जो उत्तरदायी है। बोले कैसा? जो कर देने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो कोई अन्य राशि, ये ब्याज दंड की जो राशि है वो देने के लिए उत्तरदायी हो। तीसरा, जिसकी आय के निर्धारण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो कार्यवाही वो शुरू कर दी गई है, और जिस पर किसी अन्य व्यक्ति के आय कर के निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। और नंबर 5 पे उसकी खुद की हानि निर्धारण करने के लिए उस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और उसके द्वारा करी गई जो कर की वापसी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब आप कहोगे सर ये कुछ टिपिकल सा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो इनकम टैक्स की लैंग्वेज है उसको लिया गया है। किसको लिया गया है? इनकम टैक्स की लैंग्वेज को। क्योंकि हमारे टैक्स के अंदर एक ही बात को अलग अलग एसेंट और अलग अलग टाइप से बोला जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, ये गिलास अगर बोला जाए तो इसमें मैं आधा, देखो यहाँ पे, तो कुछ लोग कहेंगे कि भी ये एक आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे आधा गिलास खाली है, कुछ लोग कहेंगे गिलास में आधा पानी है, कुछ लोग कहेंगे सर जी जो है कि भी पानी आधा भरा हुआ है गिलास में। तो एक ही बात है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग। अगर यहाँ पे इनकम टैक्स में बातों को इस तरीके से अलग अलग क्लियर करके ना लिखा जाए, ओवरऑल देखोगे आप इन सभी का मतलब सिर्फ एक ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो गई है तो वो प्रत्येक व्यक्ति, तो वो भाई यहाँ पे क्या माना जाएगा? वो यहाँ पे टैक्स पेयर माना जाएगा, करदाता माना जाएगा। लेकिन अलग अलग वे में क्या मनाया जाए भाई? कोई व्यक्ति उसके टैक्स लायबिलिटी यानी कि वो इनकम टैक्स पे तो करता नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वो किसी आय को लेके या कहीं पे भी इनकम टैक्स की निगाह में है ना वो दोषी पाया जाता, तो उसके ऊपर जुर्माना वगैरह लगा दिया गया। अब जुर्माना तो ऑब्वियसली लग गया तो टैक्स पेयर तो वो बन गया। अब मान लीजिए कि भी कोई व्यक्ति है उसने आज तक टैक्स पे नहीं करा, वो कह दे मैं टैक्स पेयर कैसे बन जाऊं, लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके इनकम को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है तो वो इनकम टैक्स पेयर की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दूसरी बात भाई, अगर एक व्यक्ति खुद से कोई टैक्स पे नहीं करता लेकिन उसको किसी दूसरे की टैक्स लायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, क्लियर है ना, तो भी किसी दूसरे की इनकम में वो नहीं देगा तो आप दोगे, तो उस सिचुएशन में भी उसको यहाँ पे क्या मान लिया जाता है?
करदाता मान लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न वगैरह की बात तो ईजी, इसको तो आप समझ ही सकते हो, जो टैक्स पे करेगा उसी का तो रिटर्न आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं माना हुआ करदाता। ये किस चिड़िया का नाम है सर, माना हुआ करदाता, क्या हो गया ये? तो देखिए मेरे भाई बंधुओं, माना हुआ करदाता उसको कहा जाता है कि जो मान लिया। बोले कैसे? अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय के संबंध में करदाता माना जाता है तो उसे माना हुआ कर, ये दादा लिख दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, टाइपिस्ट भी कमाल का बैठा है भाई। तो उसने माना हुआ करदाता उसको माना जाता है। बात करते हैं दूसरे व्यक्ति के लिए सर। तो देखिए अभी बात करी हमने यहाँ पे, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी उसको करदाता माना। अब ये किस कैटेगरी में है? असल में माना हुआ करदाता। बोले सर कैसे? देखिए ध्यान से, अगर कोई कानूनी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी, अवैध या पागल की आय के संबंध में करदाता माना जाता है, वो चीज़। अब सर करदाता माना जाता है, ये कैसे? देखिए भाई, अगर मान लीजिए एक पर्सन है जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो किसी कारणवश जो है कि भी 18 साल से कम उम्र का है या विदेश का है और यहाँ पे विदेशी व्यक्ति है। अब विदेशी व्यक्ति पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए थोड़ा ना जाएगी, लेकिन अगर इंडिया में कोई उसका पर्सन है जो उसके बिजनेस में उसका पार्टिसिपेशन करता है या ओवरऑल उसको कंट्रोल करने की पावर रखता है या उसकी देखरेख करता है, तो उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर आदमी की इनकम के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और उससे टैक्स कलेक्ट करा जाएगा। तो उसको क्या माना जाएगा? बोले माना हुआ करदाता। भाई पार्टी ए अगर टैक्स पे नहीं कर रही है या सरकार उससे सीधा टैक्स नहीं ले सकती, तो उसका रखरखाव, उसकी देखरेख करने वाला जो पर्सन है पार्टी बी, हम इसको मान लेंगे, कोई बात नहीं, तू मत दे, तू देगा, इसको माना हुआ करदाता कहेंगे। ठीक है, फिर बात करते बोले चूक में करदाता। तो देखिए भाई, ए है क्या? एम्प्लॉय, किसके यहाँ पे? बी के यहाँ पे। अब ए की जो भी सैलरी होती है उसके ऊपर टैक्स काट के देना की जिम्मेदारी किसकी? बी की। लेकिन अगर किसी कारणवश बी ये काम नहीं करता तो बी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मान लेगा? चूक में करदाता। चूक में करदाता क्यों? भाई बी, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तूने ए की सैलरी पे जो भी टैक्स है ना वो काट के हमको डिपॉजिट कराना था। अब अगर बी वो टैक्स ना काटे और अगर काट ले तो सरकार के पास डिपॉजिट ना कराए, तो उस सिचुएशन में ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको जाके नहीं पूछेगा कि भी तूने क्यों नहीं करा, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी। तो इसको यहाँ पे किस में? चूक में करदाता माना जाएगा। होपफुली कि आपको यहाँ तक बातें सारी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास, बोले सर ये कर निर्धारण वर्ष ये क्या चीज़ है? तो आपको पता ही है, सिलेबस के अंदर इसको स्पेसिफिकली मेंशन करा गया था, तो इसको यहाँ पे आपने बड़े गौर से देखना है। तो देखिए, टैक्स जो है ना वो लगता है 12 महीने की इनकम पे। अब ये 12 महीने की इनकम का मतलब 1 साल, ठीक है भाई, पूरा साल दिया जाता है। पूरे साल में आपने जो भी इनकम कमाई है तो उसके ऊपर आपने फिर बाद में टैक्स देना होगा। लेकिन सर, ये तो बात मैं आपकी मान गया कि टैक्स पे करना पड़ेगा हमें, लेकिन किस वर्ष, कैसा? तो देखिए, आपने साल 2000 में कोई भी इनकम कमाई, साल 2000 से 2001 के दौरान आपने कोई इनकम कमाई, तो इससे ठीक अगले साल 2001 और 2002 जो हमारे पास ईयर होगा ना, तो ये हमारे पास होगा कौन सा? कर निर्धारण वर्ष। यानी कि पिछले साल के जो भी इनकम कमाई उस पे आप अभी करंट ईयर में टैक्स पे कर रहे हो। तो जो करंट ईयर यहाँ पे है ना वो क्या? कर निर्धारण वर्ष यानी कि असेसमेंट वर्ष कहलाएगा। समझ लेते हैं इस बात को। भाई 12 महीने की अवधि से जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है इंडिया के अंदर, आप सभी को पता होगा, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए 21-22 है, साल 21-22 क्या है? कर निर्धारण वर्ष। तो कर निर्धारण वर्ष को आयकर वर्ष भी कहा जाता है और यह करदाता अपने गत वित्तीय वर्ष की आय पर अगले वित्तीय वर्ष में कर चुकाता है। ठीक है भाई, वर्तमान में कर निर्धारण वर्ष कौन सा चल रहा है? 2021-22। तो
2021-22 में जो भी टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करा जा रहा है वो 2020-21 की इनकम पे करा जा रहा होगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गत वर्ष। दोनों को साथ में लिखा है, जानबूझ के लिखा है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना रहे। तो कर निर्धारण वर्ष से ठीक पिछले वर्ष को हम यहाँ पे गत वर्ष कहते हैं या यूँ कहिए प्रीवियस ईयर कहते हैं। और सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। अब ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई। अब कर निर्धारण वर्ष की जो डेफिनेशन है वो किस प्रोविज़न में या किस सेक्शन में दी गई है, वहाँ पे अलग अलग सेक्शन आपको दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 हमारे किसकी डेफिनेशन इसमें दी गई है, तो असेसमेंट ईयर की। हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसकी डेफिनेशन कहाँ पे, तो सेक्शन 3 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो इन सेक्शंस को भी आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, इसीलिए साथ में सेक्शंस को मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से रखिए इस चीज़ को। अब ध्यान से आगे चलते हैं। बोले सर हमने ये तो सीख लिया या समझ लिया कि हमारा जो है कि भाई प्रीवियस ईयर क्या है और हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, ठीक है, लेकिन सर कुछ सिचुएशन में इसके अपवाद यानी कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है। बोले हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए। सेक्शन 172 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अनिवासी समुद्री जहाज़, अब एक बंदा है जो कि अमेरिका के जहाज़ पे या अमेरिका का जहाज़ है, कहाँ का जहाज़ है, अमेरिका, उस पर काम कौन कर रहा है, अमेरिका के लोग कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका से सामान लेके भारत में यानी कि इंडिया में आ रहा है। अब वो अमेरिका से सामान लिया, इंडिया में लेके आया, तो उसको वहाँ से क्या मिला, उसको यहाँ से किराया मिला। किराया क्या है, किराया उस जहाज़ की और उस जहाज़ कंपनी की इनकम है। अब वो भारत का निवासी तो है नहीं, ना वो भारत में रुकेगा, तो क्या करेगा, वो आएगा, सामान छोड़ेगा और चला जाएगा। पैसे तो वो ले गया, उसने कमाई कहाँ से करी, उसने कमाई भारत से करी। तो भारत सरकार कहती है इस व्यक्ति ने या इस जहाज़ ने भारत से इनकम कमाई है। बोले हाँ जी कमाई है, तो बोले टैक्स दो। क्या दो, टैक्स दो। बोले सर इस पे टैक्स कैसे लें, बोले क्यों, हम तो टैक्स तभी लेते हैं ना जब इनकम कमा ले, तो अगले साल लेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे क्या प्रोविज़न एक्टिवेट कर दिया भाई, अगर कोई विदेशी व्यक्ति है या अनिवासी समुद्री जहाज़ है, समुद्री जहाज़ का मतलब यहाँ पे अनिवासी, तो इसके अलावा हवाई जहाज़ भी हो सकता है, तो वो अगर भारत से ऐसा कमाई कर रहा है तो उस पे उसी साल टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 174 क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़ के जाने वाला है और नियर फ्यूचर में लग रहा है कि वो भारत कभी आएगा ही नहीं, तो भाई जब तक उसके जाने की डेट है, उसकी पॉसिबल डेट पता लगा कि वो तो 2 जनवरी को जाएगा, तो 2 जनवरी तक उसकी जो भी इनकम बनती है उस पे टैक्स उसी साल ले लिया जाएगा, अगले साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर कहता है सर जो सेक्शन 174A ये क्या कहता है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने यहाँ पे एक कंपनी या एक फर्म या एक व्यक्तियों का समूह यानी कि AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात करी जाए, ये हमने किसी विशेष प्रयोजन के लिए बना लिए। बोले ठीक है सर। अब वो प्रोविज़न या जो प्रयोजन हमने यहाँ पे जो उद्देश्य हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा था, वो उद्देश्य साल पूरा होने से पहले ही पूरा हो गया। ठीक है जी, और हमने यहाँ पे कोई इनकम जनरेट करी है। बोले ठीक है जी। अब जैसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा होगा ये तो क्लोज हो जाएंगे। बोले हाँ जी क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होने के बाद फिर किसको ढूंढते फिरेंगे, क्योंकि ये तो डेथ हो जाएगी एक लिहाज से, इसकी वाइंडिंग अप हो जाएगा, तो फिर कहाँ ढूंढते फिरेंगे इनको कि भी टैक्स दो टैक्स दो। तो क्या कहते हैं, बंद होने का इंतज़ार मत करो, बंद होने की संभावित तिथि तक का जो भी इनकम आपको लगेगी कमाएगा उस पर उसी वक्त टैक्स ले लो। ठीक है, सपोज़ करें कि यहाँ पे 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, लेकिन वो तो फरवरी में ही क्लोज़ हो जाएगा, तो फरवरी तक की एस्टिमेटेड इनकम पे तुरंत टैक्स ले लिया जाएगा, वहाँ पे उसके बंद होने का या अगले साल का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन 175 क्या कहता है, सेक्शन 175 कहता है कि अगर पर्सन ए अपनी किसी असेट को या किसी संपत्ति को टैक्स बचाने के उद्देश्य से पर्सन बी को ट्रांसफ़र करने का प्लान बना के बैठा है। बोले अच्छा,
तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से पहले ही पर्सन ए पे से उस असेट पे या उस इनकम पे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। ये समझ लीजिए आप। बोले सर ऐसा टैक्स वालों को पता कैसे चलेगा? तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे बताते हैं, इसको लोग काफ़ी प्रैक्टिस में भी लेते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज़ को काफ़ी समझता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं अंबानी जी का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लोग ऐसी चीज़ें काफ़ी बार करते हैं। अब अंबानी जी ने एक मकान खरीद लिया, एक घर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? घर खरीद लिया। बोले अब उन्होंने देखा कि मेरे पास तो 5 मकान पहले से ही हैं, ठीक है, और अब ये मकान भी मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, ये पर्टिकुलर इनकम भी मेरी इनकम बन जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस इनकम को या इस मकान को है ना अपने बेटे के नाम कर देता हूँ। समझ आई? खरीदा किसने? बोले अंबानी जी ने। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए उस चीज़ को अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर देंगे, और फिर बाद में क्या कर देंगे, भाई मेरी इनकम तो इतनी, मेरी बेटे की इनकम है ये, तो वो बेटे की टैक्स स्लैब में काउंट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन जनरेट ना हो, इसीलिए ट्रांसफ़र होने से पहले उसी साल ऐसी असेट या इनकम पे टैक्स ले लिया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 176। तो यहाँ पे जो बात करता है कि भाई 176 के अनुसार व्यापार हो, जो भी हमारे पास है कि भाई पेशा हो, ये टाइपिस्ट बड़ा है, चलो जो भी है जैसा भी है, तो व्यापार हो या पेशा हो, उसके बंद होने की जो तिथि है उससे पहले ही इस पर टैक्स ले लिया जाता है। ध्यान दें। अब ध्यान दें भाई, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं। उन सेक्शंस के बारे में बात करें तो उनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। कहता है भाई हमारे पास जो भी सेक्शन अवेलेबल हैं, बोले सेक्शन क्या क्या अवेलेबल है सर हमारे पास सेक्शन 172, तो ये अनिवासी समुद्री जहाज़ों से उसी वर्ष आय लेने के बारे में है। सेक्शन 174, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जाने वाली सिचुएशन में हो तो उससे उसी वक्त टैक्स ले लिया जाएगा। सेक्शन 174A, इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई विशेष उद्देश्य के लिए कोई कंपनी, कोई व्यक्तियों का समूह बनाया गया है, तो और उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले ही उसका प्रयोजन, उसका उद्देश्य ख़त्म हो गया, तो अब वो समाप्त होएगा, तो उसके समाप्ति से पहले उसे टैक्स लेना। और सेक्शन 175 जो यहाँ पे बताया गया, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम या अपनी असेट किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करने वाला है, तो ट्रांसफ़र होने से पहले उस पर वो इनकम पे टैक्स ले लिया जाएगा। और 76, भाई कोई बिजनेस है यहाँ पे बंद होने वाला है, तो उसके बंद होने से पहले तो अगले साल का इंतज़ार ना करते हुए इसी साल उसकी इनकम पे टैक्स ले लिया जाता है। ठीक है, तो अब चलो आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है हमारे पास इनकम क्या है सर, इनकम। अब बंदा कहता है सर इनकम क्या है, तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर इनकम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता दिया गया कि भाई इनकम में क्या क्या शामिल नहीं है और क्या क्या शामिल है, इनकम में क्या क्या शामिल है। अब यहाँ पे बात करेंगे, बड़ी ही खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जो इनकम है ना वो एक्सक्लूसिव नहीं बल्कि इंक्लूसिव है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम के अंदर सभी चीज़ें शामिल कर ली जाएंगी। कोई एक इनकम की बात नहीं करेंगे यहाँ पे कि भाई आपने एक जगह से इनकम कमाई, फिर दूसरी जगह से, फिर तीसरे, सभी से अलग अलग टैक्स नहीं लेंगे, बोले सभी को जोड़ लेंगे और फिर टोटल पे टैक्स लिया जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए इसको इंक्लूसिव बोला गया। बोले अच्छा जी ये बात है, बोले हाँ जी। अब कहता है इनकम के फीचर क्या है सर? ठीक है, इनकम की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकम की विशेषताओं के अंदर कहता है सबसे पहला, इनकम मॉनेटरी टर्म में हो सकती हैं और ये अहमद रिक्त लिखा हुआ है, ये अहमद रिक्त नहीं है भाई, अमौद्रिक। ठीक है, मौद्रिक और अमौद्रिक। ठीक है, अमौद्रिक यानी कि किसी व्यक्ति को जो इनकम है वो पैसे के रूप में मिल सकती है या फिर यूँ कहा जाए सुविधाओं के रूप में मिल सकती है। कैसे? देखो भाई, एक बंदा है, उसको यहाँ पे एक कंपनी में से सैलरी मिलेगी, सैलरी के प्लस अगर उसको यहाँ पे रहने के लिए हाउस दे दिया, मकान दे दिया, उसका खाना बनाने के लिए उसको कुक दे दिया,
ठीक है, और उसको यहाँ पे गाड़ी दे दी, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी उसको सुविधाएं मिली ना, तो इन सुविधाओं की कीमत भी उसकी सैलरी में जोड़ दी जाती है, तो टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। तो आय का मतलब यहाँ पे ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आय आपको रुपये पैसे में या फिर उसके अतिरिक्त तो कुछ सेवाओं के रूप में मिल सकती है या अमौद्रिक रूप में मिल सकती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है भाई, इनकम है ना वो कानूनी और गैर कानूनी दोनों हो सकती है। बोले क्या, ऐसा क्या मतलब सर? तो देखिए, इनकम टैक्स के अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे है, वो क्या है, आपने पैसा कमाया, बोले हाँ, इनकम टैक्स कहता है हमें कोई फ़र्क नहीं, आपने पैसा किसी इलीगल काम से कमाया है या लीगल काम से। लीगल और इलीगल काम देखने का काम है आईपीसी का, यानी कि हमारे जो कानून है, जो कोर्ट है, जो पुलिस है, वो ढूंढेगी आपको आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण। आप तो हमें बस अपने इनकम पे टैक्स दे दो, आपने वो इनकम भले ही किसी की सुपारी लेके ही क्यों ना कमाई हो, बस इतना ध्यान में रखें। तो कानूनी और गैर कानूनी आय में कोई अंतर इनकम टैक्स नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 पे कहता है भाई, आय नियम या कभी कभी प्राप्त हो सकती है। भाई आय या तो नियमित होगी या फिर कभी कभी मिल सकती है। जैसे कि भी कुछ लोगों को यहाँ पे देखोगे बिजनेस सीजनल होता है, उनको एक सीज़न पे ही इनकम होती है, उसके बाद कुछ समय के लिए वो खाली बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे कहता है कि भी कभी इनकम मिल जाती है, कभी नहीं। कुछ लोगों को यहाँ पे रेगुलर, जैसे कोई सैलरी पेड पर्सन है उसको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। तो इनकम क्या है भाई, मौद्रिक और अमौद्रिक हो सकती है। इनकम कानूनी और गैर कानूनी हो सकती है। इनकम नियमित और अनियमित दोनों हो सकती है। अब बात करता है सर, जैसे कि ऊपर बताया गया था सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग कि हमारे इनकम टैक्स में सिर्फ इतना बताया गया है कि इनकम में क्या क्या शामिल होगा। अब इनकम में कई चीज़ें शामिल हैं, उसका वर्णन तो यहाँ पे सेक्शन 80B के सब सेक्शन 5 के अंदर बताया गया है, सकल कुल आय को। ठीक है, आपको पता लग गया ऊपर इनकम में क्या क्या शामिल हो सकता है, इनकम में ये सारी बातें शामिल हैं। अब बात करते हैं, बोले सकल कुल आय यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम, ये क्या है? तो देखिए, सेक्शन 80B सब सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग सकल कुल आय में आपको सैलरी मिल रही है, उसको भी ऐड कर लेंगे, प्लस आपको मकान से कोई किराया देने से कोई इनकम हो रही है तो वो भी आपकी इनकम का हिस्सा है। आपको बिजनेस से या प्रोफेशन से कोई इनकम है तो वो भी जोड़ लेंगे। आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, पूंजी लाभ हुआ है तो वो भी। और इसके अलावा अगर आपको किसी अन्य साधन से कोई आय मिली है तो वो भी आपकी सकल कुल आय में जोड़ लेंगे। मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव, तो आपको एक जगह से इनकम हुई, फिर दूसरी जगह से इनकम हुई, फिर तीसरी जगह से हुई, फिर चौथी जगह से हुई, फिर पाँचवीं जगह से हुई। टोटल सभी को जोड़ के ना टोटल इनकम आपके निकाल लेंगे। कौन सी? ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है? ग्रॉस टोटल इनकम आपकी यहाँ पे निकाल ली जाती है और यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है सकल कुल आय क्या होती है। तो आपने कहीं से भी कोई भी इनकम कमाई है तो सभी को जोड़ लिया जाता है और सभी को जोड़ने के बाद सकल कुल आय ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, यानी कि सकल कुल आय क्या है? तो सकल कुल आय, आय के सभी हेड से मिलने वाली टोटल इनकम। ठीक है जी, उसके बाद फिर बात करते हैं ये कुल आय क्या है सर, टोटल इनकम क्या है। तो देखिए, सकल कुल आय हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, बोले हाँ जी। अब ग्रॉस टोटल इनकम यानी सकल कुल आय में से आप सेक्शन 80C से लेकर 80U तक की जो रिडक्शन दी जाती है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन दी जाती है, उनकी रिडक्शन कर दो, जो बचेगा वो आपकी कुल आय बनेगी। और इसी पे बाद में फिर टैक्स लगता है। ठीक है, जो टैक्सेबल इनकम है, सॉरी इसी के ऊपर बाद में फिर हमने क्या करना है, बाकी बची अमाउंट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। होपफुली कि आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग इससे अगली डेफिनेशंस और जो आगे का पोर्शन है वो अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, शबा खैर। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम यहाँ पे मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी इतना तो बनता है, थोड़ा सपोर्ट तो आप दिखा ही सकते हो। ठीक है।